इज्जत में बहुत थोड़ा वक्फा बाकी है। मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार कर रहा हूं। सोबिया, किस बात पर इतना मान करती हो तुम? मम्मी ने डाइवोर्स ली तो दूसरी शादी करने के लिए तुम्हें हॉस्टल भेज दिया और फिर खबर तक न ली। कैसी मेहंदी, कैसा उपटन, कहाँ रुखसती के गीत। ये तो होना था एक दिन। शादी थोड़ी होती है हम जैसों की, बस जरूरत खींच लाती है। अनिक बेटा। जी बाबाजान। ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है कि सरदार जोरावर खान ने सोबिया से शादी करी। No. This is not fair. कुएं में छलांग लगा दी उसने। किसी ने समझाया भी नहीं उसे। अब तुम ना समझाने चले जाना उसको। देखो अनिक बेटा, उस घर में औरत सिर्फ अपने पांव से दाखिल होती है, बाहर चारपाई पे आती। ओह माय गॉड, फिर तो ये वहां बिल्कुल नहीं रह सकती, मर जाएगी घुटकर। देखो, बुढ़ापे की शादी है और वो भी शोबिज़ की औरत से, शायद सब कुछ बदल दे। Hello, Sandhya. She is your mother.
अंदर आने का नहीं कहेंगे आप? जी वो एक्चुअली कमरा बहुत अनटाइडी है, इस हालत में नहीं है बाबा कि आप लोग अंदर आए। ठीक है, हम फिर आ जाएंगे। वही यूरोप वाली आदत है, फॉर्मल फॉर्मल से। अब बुरा मत बनाइएगा बाबा प्लीज। आपको पता है कि मेरी आदत नहीं है कि किसी को भी अपने कमरे में इस तरह बुला लो। I'm really sorry। ठीक है, हम नाश्ते की मेज पे तुम्हारा इंतजार करेंगे। चलो सो गया। छुपाना भी है, हंसना सारे बाजार भी है, हम पे भी अहद जवानी का अज़ाब। तजर्बे करने का शौक था उसे, उसी की नजर हो गई। तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे मरहूम हो गए होता है। मरहूम का मतलब है कि खुदा उसकी मक़फ़िरत करे। ऐसे हालात में तो दुआ ही की जा सकती है। कम ऑन यार, हर वक्त मजाक मत किया करो। असफन यार के लिए तो मसला होगा। इतनी कम उम्र खातून को माँ कहना, आई डोंट नो। पूछिए उससे। कोई जरूरत नहीं है पूछने की। क्या हो गया है तुम लोगों को? असफन यार, वुड वेरी टची दिस टाइम। इसमें टची होने की क्या बात है? नहीं जी, कोई बात नहीं है। सारे शहर के लोग चेमे गोइयां करें, सरगोशियां करें, बातें करें, कोई बात नहीं है। तो क्या है? होता है ऐसा। गलत तो तब था अगर कोई स्कैंडल बनता। अच्छा, आर यू स्टिल एक्सपेक्टिंग एन स्कैंडल? रबिश। छोड़ो इसे। अनिक, उठो चाय पिला। पहले मुंह ठीक कर लो, फिर चाय। कम ऑन नक्श, लाफ्टर, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। चलो चाय पिला। मैं सोच रहा था बाबा कि मैं चंद दिनों के लिए गांव चला जाऊं। तुम नाश्ते पर नहीं आए, हमने तुम्हारा इंतजार किया। अवॉइड करना चाहते हो उसे? नहीं नहीं बाबा, नाश्ते की मेज तो मेरी जिंदगी में पहली दफा सजी थी, वरना हर कोई अलग अलग अजनबियों की तरह नाश्ता करके चला जाता है। तो फिर आए क्यों नहीं? बस वैसे ही मैंने सोचा कि रूटीन हो जाए, और ये ना हो कि ये मेरी आदत बन जाए और घर का निजाम फिर वापस वैसे ही हो जाए। राइट। क्या मुहज़्ज़ब अल्फाज में मुझे बता रहे हो कि सब नई नई शादी की बातें? नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो खुद ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगे या बुरा, वो उम्र में तुम्हारे बराबर हो या तुमसे छोटी, बट नाउ शी इज योर मदर। और कबीलों में ऐसे रिश्ते कोई अनोखे नहीं समझे जाते। जी बाबा, मुझे भी अब ये घर सा लगने लगा। ठीक है, तुम गांव जाना चाहते हो, जाओ और कुछ सीख कर आओ। सिखाने मत बैठ जाना। तो तुम गांव जा रहे हो? हाँ,
मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हारे बाबा शहर में रहेंगे और तुम गाँव में। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। वैसे ही जी चाह रहा था गाँव जाने के लिए। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ, इसलिए कि शायद मैं ही वो वाहिद औरत हूँ असफंयार, जिसे तुम्हारे कमरे में जा बजा उसकी तस्वीरें देखी। ऐसे कामों का अंजाम तो ऐसा होता ही है, चाइल्डिश। बचपन के सारे किसी दिन तो उतार फेंकने ही थे ना। लेकिन पता है क्या? बचपन के सहारों का आसरा रहे ना रहे, ईमान कभी नहीं डोलता। हाँ। ये वो सहारा है नक्श जो मैंने खुद ही तख्लीक किया और खुद ही टूट गया, बल्कि नजरों के सामने टूटा। और फिर अब आस उम्मीद की तो कोई जरूरत ही नहीं है। चलो ठीक है, मगर दिल पर मत लेना। ये क्या हर कोई मुझे तसल्लियां दे रहा है? मैंने उससे पहले भी बहुत बुलंदी पर देखा था और अब भी देखता रहूंगा, बल्कि अब तो तकद्दुस के साथ। अच्छा नक्श, जो चीज दस्तरस से दूर होती है वो उतनी ही मुकद्दस और प्यारी होती जाती है, जैसे चांद, सूरज, सितारे। सरदार साहब, वो मेरी बुटीक का क्या होगा अब? ताला। ताला? वो क्यों? तुम्हारा क्या मतलब है? अब सरदार जोरावर खान की बीवी दुकानदारी करेगी, ग्राहकों के आगे पीछे पीछे जाएगी। बिचता कौन है सरदार साहब? वो तो बुटीक है। तुम्हें मार्केटिंग का असूल का पता है? कंज्यूमर इज अ किंग। खरीदने वाला बादशाह होता है, चाहे तो वो खरीदे चाहे तो वो ना खरीदे। लेकिन मैं यहीं से डिजाइन भेज दिया करूंगी बस। आप बस 2-3 लड़कियों को वहां सेल्स गर्ल रख लें। नो, इस तरफ सोचो ही मत। हमारे यहाँ की औरतें सिर्फ अपने घर के मर्दों के कपड़ों की आराइश करती हैं, और तुम्हारे हाथ के सिले हुए कपड़े मैं किसी और के बदन पे देखूं, मैं ये गवारा नहीं कर सकता। और फिर शहर में जगह जगह नाम की बातें होती हैं। लेकिन मेरा नाम तो पूरा मुल्क जानता है। अब भूल जाएंगे। कितने बड़ों की शादियां हुई, कौन उनके मुतालिक जानता है कि वो कौन थी, कहां है और कहां गई। हमारे यहां तो औरतों के नाम वोटर्स लिस्ट में भी नहीं होते, सिर्फ जोजा लिखा जाता है, चाहे वो पर्दा करे चाहे वो ना करे, लेकिन उनका नाम किसी की जुबान पे नहीं आता। खुदा हाफिज। वो जमीनें जब सरकार ने तुम लोगों के नाम कर दी हैं तो तुम लोग उनको काश्त क्यों नहीं करते? क्यों नहीं चलाते उन पर हल? जवाब दो। डरते हो किसी से? जमीन तो सिर्फ अल्लाह ताला की होती है, जो इसे इबाद करता है और वो उसको रिस्क देती है। बंजर जमीन किसी को कुछ नहीं देती, सिर्फ इंतजार करती है कि उस पर अकड़ कर चलने वाला कब उसके शिकंजे में आता है। साईं, हम बसगर हैं। तुमको इन जमीनों को आबाद करने से किसने रोका है? साईं समद खान। समद खान है? उसका क्या ताल्लुक इन जमीनों से? साईं, सरदार साहब खुद तो इधर आता नहीं, अगर कभी आता है तो भी समद खान से मिलकर चला जाता है। वही बोलता है सरदार साहब का हुक्म है। बाबा, बंजर जमीनों को तुम लोग आबाद करोगे, तुम इनको काश्त करोगे और तुम ही इनकी बटाई लोगे। मैंने क्या करना है? हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। वो कौन होता है कबीले की दीवारों में शिकाफ डालने वाला? बड़ा आया खैर खा, लोगों को हमारे सरों पर बिठाएगा। पहले ही इलेक्शन और वोटों ने इन लोगों का दिमाग खराब कर दिया है। आओ मेरे साथ। सरदार साहब, हम तो खुद इस इंतजार में थे कि कौन ये काम करे। मैं तो खुद ये सोच रहा था इस हिसाब के इतने बड़े रकबे को सिर्फ इसलिए बेबाद रखा जाए कि इस पर हमारे आबाओ अजदाद का नाम लिखा है।
तुम कौन हो तो ये फैसला करने वाले? मैं असवंत बेटा। लेकिन इस इलाके में सिर्फ जोरावर खान का हुक्म चलता है, असफंदियार का नहीं। हुक्म किसी का भी चले, हल वही चलाएगा जिसके नाम पर जमीन है। जब तक मैं यहां मौजूद हूं ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारा कोई ताल्लुक इस सारे मामले से? यहां पर अभी तक तमाम अख्तियारात मेरे हाथ में हैं। मुंतखब नुमाइंदा हूं इस इलाके का। हुक्म चले या इख्तियारात, एक बार फिर सोच लो समद खान के मैं असफंदियार सरदार जोरावर खान का बेटा हूं। और ये कागजात जिन लोगों के हैं वो तुम्हें सिर्फ वोट देते हैं और हम पर जान। रुक जाओ सरदारजादे, ये कागजात इसी दफ्तर में पड़े रहने दो। नक्श है सब नातमाम, खूनी जिगर के बगैर। जनाब ने अगर पेंटिंग ही करनी थी तो कोई खूबसूरत चीज सिलेक्ट करती। मसलन 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 फूल, परिंदे, हवा, बादल वगैरह। मैडम ये सब तो हम रोज ही देखते रहते हैं। तो ये सब कुछ भी तो रोज देखते हैं। रोज देखते हैं। कभी आर्टिस्ट की निगाह से देखो मेहरू। कैमरे के पोर्ट्रेट और इस पोर्ट्रेट में यही फर्क है। ओहो, तो जनाब ये दिल की बातें हैं। वैसे ये पगड़ी वगैरह तो ठीक है, लेकिन ये दाढ़ी, चलो शायद सरदार बन के ही रख ले। दाढ़ी? जी दाढ़ी। दाढ़ी ये क्या कर रही हो? मुझे क्यों दाढ़ी लगा रही? इसे कोई ये लगा ले, मैं मारूंगी मैरू। वैसे वो दाढ़ी के बगैर भी ठीक ही लगता है ना? बस समद खान, इस घर के कुत्ते अगर जोर से भौंक रहे हो तो इस दरवाजे पर खड़े मुलाकाती अपनी जुबान बंद कर लेते हैं। तुमने पूरी जिंदगी इस चौखट पर गुजारी है और एक ऐसे शख्स पर हो रहे हो जो कल से इस हवेली, इस जागीर, इस पूरी जमीनों का तन्हा मालिक होगा। अपने लिए जमीन छोड़ेगा सरदार तो मालिक होगा ना। जिसके पास जमीन होती है वही बांटता है। तुमने सरदार जादे को मेरे मुकाबले पर लाकर खड़ा कर दिया है। मैंने वही किया है सरदार जो सदियों से होता चला आया है। सदियों से यह नहीं होता आया। किसी ने किसी सरदार को खैरात करने से नहीं रोका। और कोई रास्ता भी नहीं था सरदार। अच्छा, तो अब रास्ता भी मैं ही बताऊंगा। मैंने असफंदियार को भेजा था कि वो तुमसे कुछ सीखेगा वो तुमसे कुछ। तुमने अगर अपनी गंदी जुबान इस्तेमाल करनी थी तो उन बजगरों पर करते जो उसके साथ कचहरी तक आए थे। उल्टा तुमने सरदार जादे के गिरेबान पर हाथ डाल दिया। नतीजा देख लिया। अब आ गए मेरे पास शिकायत करने के लिए। सरदार, अब मेरा इस गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। अगले इलेक्शन भी नजदीक है। इलेक्शन? ठीक है, उसे किसी तरह शहर भेजो, वहां से निकालने की कोशिश करो। और हां, बजगरों पर धौंस जमाने की कोई जरूरत नहीं। ये समझो ये फैसला जोरावर खान का है। सिर्फ बटाई के दिन का इंतजार करो। लेकिन सरदार, मैं कैसे भेज सकता हूं उसको शहर? ओके, मैं बुलाऊंगा सरदार जादे को।
ये तो मौसम ही बदल गया। जिस गांव में हक भी भीख की सूरत मिलता था, वहां जमीनें तकसीम हो रही। लेकिन फारूक खान, मुझे भी एक अरसा हो गया ऐसी चीजें देखते। बस चंद दिनों की बात है। मजा तो जब है जब चच्चा को उसका हक दिलाए। दिला देगा वो ना, हक नहीं मांगते हम। से ये बताना चाहिए कि किस किस के खून पर उसके बाप ने अपनी हुक्मरानी कायम की हुई है। तो फिर मुनसिफ मिजाज बनता है ना, मरेगा बाप के हाथों या फिर कुड़ता रहेगा। वाह फारूक खान वाह, क्या अक्ल पाई है। क्या फायदा इसमें? तुम मेरा खत उस तक पहुंचा दो, मशवरे बाद में देना। फारूक खान, मैंने 30 दिन पागलों की तरह उसका पीछा किया है, उसकी एक एक हरकत देखी है। तुम्हारे इस खत का उस पर उल्टा असर हो सकता है। यही तो मैं चाहता हूं। ओफो, उस पर नहीं, तुम पर उल्टा हो सकता है। चलो ठीक है, तुम मेरा खत उसे दे देना। ठीक है। तुमने वो मुहावरा तो सुना होगा कि जब बाप की जूती बेटे के पांव में पूरी आ जाए तो उस पर हाथ नहीं उठाते। जी बाबा, लेकिन आपने तो शायद उस वक्त भी नहीं उठाया होगा जब मैं आपके बड़े बड़े जूते पहनकर चलने की कोशिश में गिर पड़ता हूंगा। उस वक्त उठा लेता तो आज बिल्कुल सीधे होते, तीर की तरह सीधे। सीधा आपकी जुबान में किसको कहते हैं? बस, बाप बेटे के दरमियान से ज्यादा गुफ्तगू का यह घर आदि नहीं। बैठो। बड़े फैसले करने आ गए हैं तुम्हें। फैसला मैंने नहीं किया बाबा, फैसला तो सरकार ने बहुत पहले का कर लिया हुआ था। ओह, तो मैं ही गलत समझा था कि तुम जवान हो गए हो। तुम में तो इतनी भी जरूरत नहीं कि अपने फैसलों को ओन कर सको। कुछ काम बाबा खुशी के लिए भी किए जाते हैं। खुशी? ये किस चिड़िया का नाम? आप जिंदगी को मटेरियल अफेयर से बालातर होकर सोचें। सोचें तो कई काम हम ऐसे करते हैं जो आदमी सिर्फ अपने आप को मुतमईन करने के लिए करता है और उन पर फख्र महसूस करता है। मत पहेलियां बुझवाओ मुझे। आंखें खोलकर इर्द गिर्द की दुनिया को देखो, क्या होता है वहां। लेकिन क्या ये जरूरी है बाबा कि हम भी? बस! ये मत समझो कि मुझे तुम्हारी हरकत पे कोई खुशी हुई है। मुखालफत सिर्फ इसलिए नहीं की कि मैं तुम्हें अपने मुकाबले पर खड़ा होता नहीं देख सकता। और यह भी मत समझो कि तुम जो जी में आए करते रहो। अपने दिमाग की खराबी अपनी यूनिवर्सिटी तक रखो। मेरे घर को अफलातून की रिपब्लिक मत बनाओ। और आइंदा जो होगा देखते जाओ। सरदार ने अच्छा नहीं किया। हमारे जैसा आदमी किसी किसी को मिलता है। जितनी देर उसने अपने बेटे के जवान होने का इंतजार किया, हमने किसी को महसूस नहीं होने दिया कि वो बे औलाद है। औलाद तो औलाद होती है मलिक साहब। औलाद अगर ऐसी होती है तो इंसान बे औलाद ही बेहतर है। वाह जोरावर खान वाह, तुमने किसी के लिए हमारी नीयत पर शक किया। मलिक साहब, सरदार ज़ादे की इस बात से बसगर और भी शेर हो जाएंगे। नहीं, उनको तो मैं खुद देख लूंगा। हमें सिर्फ इंतजार करना होगा जोरावर खान के यहां आने का। जब वो अपने सामने अकड़ी हुई गर्दनें देखेगा तो कितना मजा आएगा। सरदार को गुस्सा आ गया तो बुरा होगा मलिक साहब। क्या होगा? उसे अपने खून से खुद को अलग करने
और उनकी जलावतनी पर गुस्सा ठंडा करने की आदत हो गई है। पहले तो सिर्फ भाई था और अब बेटा भी। असफन, मैं तुम्हारे ही कमरे की तरफ आ रही थी। जी पर क्यों? अब तो ठीक कर लिया होगा ना तुमने अपना कमरा? जी कर लिया, लेकिन मैं इस वक्त कमरे में नहीं जा रहा। तो मैं भी वहां नहीं जा रही अब। तुम सीधे खड़े हो जाओ। What are you trying to do? क्या करना चाह रही हैं आप? एक्चुअली क्या कि मेरे जहन में एक जैकेट का डिजाइन आया था, सोचा कि मैं तुम्हारे नाप की बना लूं। मैं अपने कपड़े मार्केट से खरीद लेता हूँ। असफन, तुम्हें मार्केट से खरीदे गए कपड़ों और खासतौर पर डिजाइन किए गए कपड़ों में कोई फर्क नजर नहीं आता। देखें प्लीज, आप बाबा के लिए डिजाइन करें, he'll be very happy। उनकी एज नहीं है ना, और वैसे भी मैंने जो जैकेट डिजाइन किया है ना, वो तुम पर बहुत सूट करेगा। लेकिन मुझे शौक नहीं है ऐसे कपड़ों का। तुम लोग क्यों मुझे इस तरह यहाँ रखना चाहते हो? जैसे मैं रास्ता भूल कर आ गई हूँ यहाँ पर। मुझे पता है कि तुम मुझे क्यों अवॉइड करते हो। No, I'm not trying to avoid you। मैं वैसे ही गांव चला गया था, छुट्टियां थीं। झूठ मत बोलो असफन, मुझे पता है सब कुछ। मुझे सब पता है कि तुम, अखबार वाले या इलाके के सारे लोग यही समझते हैं कि मैंने ही जोरावर खान पर डोरे डाले थे, है ना? मैं ही यहाँ पर स्टेटस और जायदाद की खातिर आई हूँ। उम्र का फर्क तक नहीं देखा मैंने, लेकिन मैं कैसे बताऊं? कैसे बताऊं? प्लीज, मुझे इन चीजों से कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही होगी। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि एक घर है कि जिसमें मेरी एक मां थी जो अब नहीं है, और ना ही वो वापस आएगी। आप मेरे बाप की बीवी हैं, मेरी मरहुमा मां जैसी। मैं इस घर में उतना ही अजनबी हूं जितनी के आप।
इतनी दुश्मनदारी और तुम अकेले? मेरी यहाँ पे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुम कौन हो? किराए का कातिल हूं, लेकिन इस वक्त मैं कत्ल करने नहीं आया। तो फिर इस सारे एक्शन की क्या जरूरत थी? कोई काम है मुझसे? ये काम तो एक डाकिया भी कर सकता था, लेकिन जिसका ये खत है उसने यही कहा था। क्या कहा था? पहले ये खत देख लो किसका है। तुम्हारे किसी अपने का है। चलो आप। डियर असफंदियार, अस्सलाम वालेकुम। तुम्हें शायद किसी ने बताया नहीं होगा कि तुम्हारा एक चचा भी है, और अगर बताया भी होगा तो ऐसे जैसे दुश्मनों का जिक्र करते हैं। तुम्हें शायद इल्म नहीं कि तुम्हारी पैदाइश की खुशी में मुझे जिलावतनी तोहफे में मिली थी। तुम्हारा बाप जिस जागीर का मतलिकुल अनान हुक्मरान है, इसमें हमारा भी खून पसीना शामिल है। शायद तुम्हें खुदा ने हमारी दुआओं की वजह से वहां पैदा किया, क्योंकि जिस तरह तुमने इस इलाके के लोगों को इज्जत दी है, ये उस घराने की रीत नहीं है। लेकिन शायद तुम्हें अपने सबसे करीबी मजलूम के बारे में इल्म ही नहीं। लेकिन करोगे क्या? कौन सा तुम मुझे वहां वापस ले जा सकते हो? मेरा हक मुझे दिला सकते हो? तो और क्या चाहिए सरदार जोरावर खान को? तुम्हें तो हर बात में मजाक का पहलू चाहिए। देखा है तुमने उस लड़की को? मुझे क्या जरूरत है देखने की? सारे शहर की लड़कियों की बायोग्राफी तो आपके पास है। सारी जिंदगी उसने किसी की तेवरी के बल नहीं सही, और अब तो चारों तरफ ऐसे ही माथे नजर आ रहे होंगे उसे। देखो, तुम लोगों को अगर खबरें डिस्कस करनी है ना, तो प्लीज, लाइब्रेरी इज नॉट मेंट फॉर इट। क्यों? तुम्हें इस खबर से क्या दुख पहुंचा है? तो किसी को होता है नेहरू, जिस पर गुजरती है, और हम सब लड़कियों पर कमोबेश एक ही तरह की गुजरती है। ये वाकई कोई तमाशा नहीं है, और किसी को नहीं मालूम कि इन फैसलों में जीत किसकी हुई है और हार किसकी। देखो नक्श, इस गुफ्तगू से हमारा मतलब ना तो किसी का दिल दुखाना था और ना ही हम इसे एंजॉय कर रहे थे। चलो मारू, क्लास का वक्त हो रहा है। प्लीज, आई एम सॉरी, लेकिन देखो, असफंदियार से इस बारे में कुछ ना कहना। बात एक ही हो लेकिन जबानें मुख्तलिफ हो तो पता नहीं कैसे क्या उसके कानों तक पहुंचे। आई होप यू डोंट माइंड। हाँ, बाय। इतने दिन गायब कहाँ थे? लोगों की वजह से? लोगों ने आज तक कभी किसी का साथ दिया है जो उन लोगों से डरा जाए? तो वैसे भी ऐसे मौकों पर सामना करना चाहिए। अपने आप से तो आदमी डरता है, लेकिन तुम्हारी उलझन तो सिर्फ तुम्हें इसका एहसास हो सकता है ना। तुम जिस उलझन के बारे में सोच रही हो नक्श, वो उलझन मेरी ही नहीं है।
तो फिर क्या है? बताऊंगा फिर कभी। पापा तुम्हें याद कर रहे थे और हैरान थे कि उस घर में तुम कैसे। इस हैरानी की कीमत तो मुझे अदा करना ही पड़ेगी। आऊंगा फिर किसी दिन, आऊंगा। हाई प्रेशर टेक्नोलॉजी से तैयार करना मोल्टीफोम। इस तरह चौंकाया नहीं करते। मैं जब पढ़ रहा होता हूं तो एक माहौल होता है। लेकिन मेरी तो सारी जिंदगी ऐसे गुजरी है सरदार साहब, कभी इस बात पर चौंके, कभी उस बात पर। लेकिन अब तो तुम इस माहौल में आ गई हो जहां कोई खतरा नहीं। आदमी खतरों से थोड़ी चौंकता है सरदार साहब, खतरों में तो वो रहता है, अंदेशों से चौंकता है। ये क्या ऊट पटांग बहस है भाई? ये हम जैसे लोगों के लिए ऊट पटांग नहीं है सरदार साहब, जिनको रात दिन ये धड़का रहता है कि कल क्या होगा, और अगर कुछ हो भी गया तो उसका क्या बनेगा। बाबा तुम्हें इसकी फिक्र क्यों है? Because I know that I never had been your choice. देखो सोबिया, मैंने कभी भी ऐसे मसलों में चॉइस वगैरह का ख्याल नहीं किया। लेकिन मैं तो खुद को इस वाक्य की, बल्कि इस ड्रामे की पैदावार समझती हूँ। अब तो बस यही डर है कि कहीं मेरा अंजाम भी ड्रामेटिक ना हो। नहीं सोबिया, तुमने जिन हालात में मेरा साथ दिया वो मुझ पर एक एहसान है। तुम अगर ना कर देती तो मैं तुम्हारा क्या करता? कत्ल करवा देता, गायब करा देता और अपने पीछे एक स्कैंडल लगा लेता। ये घर बेकैफ जरूर है लेकिन बेमरवत नहीं। हम एहसान का बदला जरूर चुका देते हैं। नहीं सोबिया, सरदारों की बीवियां रोती नहीं है। हाँ, असफंदियार आ गया है। हाँ, अपने कमरे में होता है, जैसे आप अपने स्टडी रूम में और मैं अपने बेडरूम में। अच्छा है, तीनों बर्तन अलग अलग धात के बने हुए हैं। इकट्ठे रहें तो शायद अच्छे भी ना लगे। आप? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अंकल होंगे घर पे? पापा बाजार तक गए, अभी आते हैं थोड़ी देर में। आप बैठिए ना। नहीं, मैं फिर आ जाऊंगा। आइए ना प्लीज, मेरी खुशी में शरीक हो जाइए। खुशी? जी बैठे। खुशी कौन सी? मेरी बर्थडे है आज। Many happy returns of the day. थैंक्स।
फिर ऐसा है कि मैं दौड़ के आपके लिए कोई तोहफा ले आऊं, क्योंकि खाली हाथ बर्थडे का केक खाना चाहिए। कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। और कौन सा मैं बची हूँ जो गिफ्ट ना मिलने पर माइंड कर जाऊंगी? फिर भी ना अक्षय, इट डजंट लुक गुड। कम ऑन, इट्स ओके। गिफ्ट विफ्ट छोड़े, आप ये बताएं कि उस दिन क्या हो गया था? क्या उलझन थी? लाइब्रेरी, आप बहुत अफसरदा थे उस दिन। उलझन तो अब भी है, लेकिन सुर्दगी नहीं रही। आइए आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैरी। अस्सलाम वालेकुम। क्या जरूरत थी ये तकल्लुफात करने की? भाई ये तो ऐसी फॉर्मेलिटी है बस। थैंक यू प्लीज। ऐसे भाई, तुम लोगों को अगर इकट्ठे ही आना था तो तोहफा भी एक ही ले आते। क्यों? हम क्लास फेलो हैं, इकट्ठे आ भी सकते हैं। और मैंने यूनिवर्सिटी में सिर्फ इसलिए एडमिशन लिया है कि मैं डिग्री हासिल कर सकूं। डिग्री? जी हाँ। जो अदालत से मिलती है, फैमिली कोर्ट से। वो क्यों? फैमिली कोर्ट से क्यों? इसलिए कि आपके वालिद साहब आपके कॉन्ट्रैक्ट पे कभी साइन नहीं करेंगे। बस बस, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करेंगे। बस अभी से धमकियां देना शुरू कर दी। नक्श बेटा। पापा, अस्सलाम वालेकुम। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच। आजा। क्यों शर्मिंदा कराएंगे मुझे सबके सामने पापा? राजू। इट्स ओके पापा, आप बैठें प्लीज। थैंक यू फॉर द केक। सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। फिर कोई चौंकाने वाली खबर? हाँ। क्या है? गायनाकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट है, पॉजिटिव। मैंने आपको इस तरह मुस्कुराते हुए आज पहली बार देखा है। सुनो, तुमने नहीं सोबिया, पूरी दुनिया ने। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Love it. Happy birthday to you. Happy birthday to you. अरे राजू बेटा, आप क्या कर रहे हैं वहां? बच्चे क्यों रो रहे हो? जाओ अपने घर, आधा रात हो गया। कौन सा घर? अपने घर। तो क्या तुमने वो खत भिजवा दिया? हाँ। या फारूक खान, इसका फायदा? अभी तक तो कुछ नजर नहीं आता। गॉड, अगर असफंदियार ने वो खत अपने बाप को दिखा दिया तो तुम ना घर के रहोगे ना घाट के। क्या मतलब है यार? यानी इज्जत भी हारी और दुश्मनी भी। लेकिन वो खुद ऐसा नहीं कर सकता। क्यों?
तुमने अपने कारिंदे छोड़े हुए उसके पीछे? यार सऊद, हर बात का उल्टा मतलब लेते हो तुम। जरा सोचो, अगर वो खुद यहां आ गया तो तुम्हारे लिए इज्जत से वापसी का रास्ता बन जाएगा। हाँ, और अगर मैं उसे ही वापस ना जाने दूं तो क्या तुम जोरावर खान से जीत जाओगे? फारूक, 20 साल की नाकाम दुश्मनी से कुछ नहीं सीखा तुमने? ओ पागल, जोरावर खान बेटा तो हार सकता है, मगर अपना सर तुम्हारे सामने झुका नहीं सकता। हाँ सऊद, ठीक कहते हो तुम। जोरावर खान ऐसा बेटा तो खुशी से हार सकता है। यार, मैं तो दुआ करता हूं कि वो आ जाए ताकि तुम वापस जा सको। वापस? क्या फायदा यार सऊद, अब इतनी उम्र यहां गुजार दी है। यार, सारी जिंदगी यही सीखा है तुमने, और वो जो तुम्हारा बेटा है माशाल्लाह जवान हो रहा है, उसको ना तो तुम्हारी दुश्मनी का पता है ना दोस्ती का। यार, उस बेचारे को रूट से अलग क्यों करते हो? और फारूक खान, अभी तक वो जमाना नहीं आया कि तुम लोग कबीलों के बगैर रह सको। ये तो है, गांव वाले हम रहे नहीं और शहरी बन नहीं सकते। नक्श फरियादी है किसकी शोखी तहरीर का। कहाँ खो गए? तुमने कभी इस शेर को गौर से सोचा? नहीं, इसमें सोचने वाली क्या बात है? सोचो, जरा सोच के बताओ कि नक्श की क्या मानी है। सोचना क्या है, बस मेरा नाम है। नक्श की मानी है कायनात। जरा सोचो कि कायनात किसकी शोखी तहरीर के बारे में फरियाद कर रही है। कोई फरियाद वरियाद नहीं कर रही है, बस ऐसे ही है जैसी नजर आती है। तुम इतना खुश खुश कैसे रहती हो? तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं एक शिकस्त खुर्दा सा चेहरा बना के बैठूं जिसके ऊपर लिखा हुआ हो मुझ पर तरस खाई? नहीं, आई डिडंट मीन दैट एक्चुअली, लेकिन आदमी थोड़ा बहुत तो सोचता है। सोचता हो असफंदियार, जिस जिंदगी के तजुर्बे ने कुछ न दिया हो। तुमने कभी किसी डे केयर सेंटर में आयाओं के ठंडे ठंडे हाथ और गुस्से वाले चेहरे देखे? अकेले बंद कमरे में घंटों बुढ़ियों से बातें की हैं? नाश्ते की मेज पर जहां हमारे बच्चों को पेस्तरी कपड़े पहनने पर डांटती हैं, बाल दोबारा सही से बनाती हैं, वहां बस पापा का एक जुमला सुनने को मिलता है, जल्दी जल्दी नाश्ता करो, देर हो रही है। तुम्हें नहीं पता असफंदियार, क्योंकि तुम्हारे के बहुत से नौकर और गवर्नर्स थे। लेकिन इस सब के बावजूद नक्श, तुम्हारी शख्सियत कितनी खुशकुन है। खुशकुन? असफंदियार, जब आदमी लड़ रहा होता है तो कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो हार जाएगा। अगर ये सोचे तो गया काम से। किसके साथ है तुम्हारी लड़ाई? अपने आप से। वेल सेड। फलसफा मैं पढ़ता हूँ और फिक्रे तुम बोलती हो। मैं कहाँ बोलती हूँ, बस आज ऐसे ही। कसूर मेरा है, लेकिन अच्छा हुआ मुझे एक ऐसी खातून का पता मिल गया जो दुख जानती है और इन दुखों से लड़ने का हौसला भी रखती है। तुम्हें क्या फायदा है? फायदा है, वो ये कि मैं जो जंग लड़ रहा हूं उसमें वो मेरा साथ देगी। बड़ी गलत फहमी है। गलत फहमी नहीं,
खुश रहो। तुम बैठो तो सही। राजू, तू मुझे छोड़ के चला जाएगा? इतना अरसा तुम्हारे साथ गुजारा है। याद है तुम्हें? तू इतना छोटा सा होता था, अपना नाश्ता लेके आया करता था। अरे तू तो घर भी नहीं जाता था, बस सारा दिन मशीनों में बैठ के मेरे साथ मौसम का हाल पढ़ता था। ठीक है भाई, जाओ। बाबा तुम्हारा होटल है, वहां बहुत लोग हैं, जाओ। बस मौसम अंकल, बस मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैं यहाँ रहूंगा ना तो वो नश आपसे लड़ेगी। तुम्हें ये घर याद नहीं आएगा? नहीं आएगा याद, नहीं आएगा। इसे क्या हो गया पापा? कुछ नहीं बेटा, वही जो हर रास्ता भूलने वाले को होता है। चलो अच्छा हुआ कि रास्ता मिल गया, वरना इसी उम्मीद पे चलता रहता कि सही जा रहा है। तुमने कोई बड़ा काम किया है क्या? पापा मैं एक लड़की हूं और मर्दों की चाल की जरा सी भी लग़ज़श का फौरन अंदाजा लगा सकती हूँ। इस बेचारे ने पता नहीं क्या क्या उम्मीदें लगा रखी थी। नक्श बेटे, अब पापा ये कोई फिल्म तो नहीं है ना कि एक पढ़ी लिखी हीरोइन किसी अनपढ़ पर आशिक होकर अपने बाप का घर छोड़ दे। आई एम सॉरी पापा, आई एम सॉरी। क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? स्फंदियार आ गया सरदार साहब। स्फंदियार? भेजो से अंदर। ठीक है सरदार साहब। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आओ, बैठो। चाचा, सब लोग तो इस तरह हैरान हुए जैसे कोई अजूबा निकल आया हो इस तरफ। हाँ, इनके लिए तो अजूबा ही है। हमारी कबायली जिंदगी में ऐसा कभी हुआ नहीं। रोज हजारों राजीनामे होते हैं, जिरगे होते हैं, कत्ल माफ हो जाते हैं, लेकिन आप दोनों के दरमियान तो कुछ भी नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? ये जिरगे, राजीनामे, ये माफियां आम लोगों के लिए हैं, या तो लोग खुद बैठ जाते हैं या सरदार लोग बिठा लेते हैं।
लेकिन जब मसला सरदारों के बीच हो फिर कोई बीच बचाव नहीं कराता। खुद सरदार, खुद तो हर सरदार की पगड़ी और गुरूर दूसरे से ऊंचा होता। देखिए ना तो मैंने पगड़ी पहनी हुई है और ना ही मैं गुरूर कर रहा हूं। बस उठा और चला आया आपके पास। यही तो हैरानी की बात है। तुम्हारे बाबा को पता है इस बात का? नहीं, जाकर बात करूंगा। फिर तो तुम्हारे लिए भी यहां बंदोबस्त करना पड़ेगा। बंदोबस्त क्यों? अगर जिंदा बच गए तो जिला वतनी के लिए। चाचा आपने भी तो हर चीज को एक हवा बनाया हुआ है। कुछ भी तो नहीं हुआ आप दोनों के दरमियान, ना कोई अगवा, ना डकैती, ना कोई कत्ल। बस दोनों अपनी कुर्सी पर गुस्से में बैठे घूम रहे हैं। असफंद,